हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था रिप्लेनिशमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द सोइल। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई की। हम अपनी फसलों में सिंचाई किस किस तरह से करते हैं, कौन कौन से मेथड्स का यूज करके हम अपनी फसलों के अंदर पानी देते हैं। तो इरिगेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है क्रॉप्स के लिए। जिस तरह हमारे लिए वाटर एसेंशियल है, उसी तरह क्रॉप्स के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। मतलब जो क्रॉप्स के अंदर हमारी जो फसल है उनके प्रॉपर ग्रोथ के, फसल जो उगती है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो प्लांट के अंदर फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। और जो वाटर है वो मिनरल्स को डिजोल्व करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, इसलिए वाटर इस तरीके से भी एसेंशियल है। थर्ड है कि जो वाटर है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। जो वाटर है वो किसी भी प्लांट्स की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद जो हम कुछ फर्टिलाइजर्स या मिनरल्स जो हम सॉइल के अंदर डालते हैं, और वो भी वाटर के साथ डिजोल्व होकर प्लांट की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और वाटर एसेंशियल होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। वाटर सीड्स की जर्मिनेशन के लिए भी एसेंशियल होता है। सीड्स की जर्मिनेशन मतलब कोई भी जब हम बीज को मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर उगाते हैं तो वो सूखे के अंदर कभी नहीं उगता। सीड्स को उगने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है, और उसके लिए सॉइल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। इसलिए सीड्स की जर्मिनेशन के लिए वाटर का सॉइल के अंदर प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। वाटर जो है डिजोल्व द न्यूट्रिएंट्स दैट आर ट्रांसपोर्ट। वाटर जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको डिजोल्व करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। और वाटर इज एसेंशियल फॉर कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में होती है, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स है वो अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस के लिए भी वाटर की बहुत ज़्यादा, मतलब वो प्रोसेस है वाटर के बगैर नहीं हो सकती, वाटर के बगैर कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को अपने फूड बनाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो जो सप्लाई ऑफ वाटर है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज एसेंशियल फॉर। तो ये जो वाटर की सप्लाई होती है एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ, समय समय पे जो हम वाटर फसलों के अंदर, अपनी क्रॉप्स के अंदर देते हैं, वो क्रॉप्स की जो उनके अंदर उनका जो प्रोडक्शन होता है, मतलब जब हम फसल बोते हैं उसका प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे पास अनाज का, तो उसकी प्रोडक्शन के लिए वाटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेनफॉल इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ द वाटर ऑफ फॉर क्रॉप। जो हमारी बरसात है, बारिश है, वो तो एक सोर्स है ही पानी का फसलों में, लेकिन रेनफॉल के अलावा भी कुछ, लेकिन जो हम किसान हैं हमेशा तो बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि बारिश कभी टाइम पे होती है, कभी नहीं होती। इसलिए कुछ अलग मेथड्स भी है जिसकी सहायता से हम इरिगेशन करते हैं, क्रॉप्स को पानी देते हैं। फार्मर्स शुड हैव द अदर वेज। तो फार्मर्स के पास कुछ अदर वेज है जिनका वो यूज़ करके अपनी फसलों के अंदर पानी देते हैं। तो इरिगेशन क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू सोर्सेज अदर देन रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब कि जो वाटर्स की सप्लाई करते हैं हम क्रॉप के प्लांट्स के अंदर, कोई भी क्रॉप हम उगाते हैं, उसके जो फसल के जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो हम वाटर की सप्लाई करते हैं, कि पौधों तक हम जो वाटर पहुँचाते हैं एक रेगुलर इंटरवल, मतलब कि टाइम के अनुसार, एक टाइम धीरे धीरे, मतलब अब दिया 1 महीने बाद, फिर दिया 2 महीने, फिर नेक्स्ट एक, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के साथ थोड़े थोड़े समय के बाद जो हम क्रॉप्स को, जो प्लांट्स को जो पानी देते हैं थ्रू द सोर्सेज अदर, मतलब कि उन सोर्सेज के थ्रू, जैसे कि ड्रिप सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। अदर देन रेन, मतलब कि बारिश को छोड़ के जिन साधनों का उपयोग करके किसान अपनी फसल को पानी देता है, जिस सिस्टम से, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो है सब इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग 3 रीजन्स। जो टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है वो डिफरेंट करती है फॉलोइंग रीजन्स के ऊपर। टाइम मतलब समय पे, फ्रीक्वेंसी मतलब हमें कब कितना पानी देना होता है फसलों को, ये सब डिपेंड करते हैं
ये सब डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द क्रॉप प्लांट कि जो क्रॉप है, जो पौधा हम उगा रहे हैं, जो फसल हमने उगाई है, वो उसका नेचर कैसा है। वो रबी की क्रॉप है, रबी की फसल है, खरीफ फसल, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है या कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो टाइम और फ्रीक्वेंसी है कि वो कौन से समर की फसल है, विंटर की फसल है, और फ्रीक्वेंसी मतलब कब किसको कितना देना होता है, मतलब कितना पानी कब देना है, कब नहीं देना। तो ये नेचर ऑफ क्रॉप, वो क्रॉप का नेचर मतलब कि उसका नेचर कि वो किस प्रकार की फसल है, सर्दी की है, गर्मी की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक नेचर ऑफ द सोयल है कि सोयल किस तरह की होती है, कि सोयल सैंडी सोयल है या क्ले सोयल है। जो सोयल है वो चिकनी मिट्टी है या भूरी मिट्टी है, जो बालू मिट्टी है वो है। उसके बेस के भी चिकनी मिट्टी में हमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जो बालू मिट्टी है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मतलब उसमें हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो मिट्टी का जो नेचर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें कब किस फसल को कितना पानी देना होता है, किस सोयल में कितना। सीजन व्हेन द क्रॉप्स ग्रो, और तीसरा है कि हमें ये भी देखना होता है कि सीजन कौन सा है, कि विंटर का है या समर का है, मतलब हमने खरीफ की फसल बोई है या रबी की फसल बोई है। तो क्रॉप्स का जो मतलब सीजन होता है, उसके जिस सीजन में क्रॉप्स ग्रो करती है उसके बेस पे भी हम उनको उसके बेस पे हम पानी देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे लेट्स अबाउट द फैक्टर्स इन डिटेल कि क्रॉप बेस्ड इरिगेशन क्या होता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ द क्रॉप, कि क्रॉप के बेस पे हम कैसे इरिगेशन करते, तो क्रॉप बेस्ड इरिगेशन सम क्रॉप्स प्लांट रिक्वायर्ड। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन का क्या है, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है कि जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिसको लेस अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। मतलब कुछ फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और कुछ फसल के जो प्लांट्स होते हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि राइस क्रॉप रिक्वायर्स, जैसे कि राइस है, चावल की फसल हम उगाते हैं, तो वो जो चावल की फसल वो हमेशा स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करती है, मतलब उसमें हमेशा पानी खड़ा रहता है, पानी हमेशा उसमें रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसको ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है, तो क्रॉप ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होगी इसको। और एक हो जैसे कि हम अपना व्हीट उगाते हैं, जैसे कि अपना चावल हो गया, कॉटन हो गया, व्हीट कॉटन मतलब गेहूँ है, कपास वगैरह है, बाजरा वगैरह हो, इनको क्या होती है, इनको लेस अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। तो इनके जो राइस की फसल है उसको तो परमानेंट पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो व्हीट है, बाजरा है, गेहूँ वगैरह की जो फसल उगाती है इसमें हम थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल के हिसाब से पानी देते हैं। तो ये थी क्रॉप बेस्ड इरीगेशन की, क्रॉप के बेस के ऊपर हम इरीगेशन किस तरह से करते हैं, सिंचाई। और एक दूसरा है सोयल बेस्ड इरीगेशन था। सोइल बेस्ड इरीगेशन, जैसे मैंने आपको कहा इरीगेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोइल, कि जो सोइल का नेचर होता है उस पर भी इरीगेशन डिपेंड करता है। कि जैसे कि सैंडी सोइल नीड्स मोर फ्रीक्वेंट इरीगेशन, जो सैंडी सोइल होती है मतलब जो हमारी बालू मिट्टी होती है उसको ज़्यादा वाटर की, जो बालू मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। नीड्स मोर इरिगेशन ड्यू टू इट्स पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जो बालू मिट्टी उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, मतलब वाटर को जो गेन करने की या फिर स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है ना वो कम होती है, वो कम, इसलिए इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ा है। ये ज़्यादा टाइम तक वाटर को अपना पास सेव करके नहीं रख सकती, वाटर को सोख लेती है भूरी मिट्टी है ना, बालू मिट्टी, तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो लेस होती है। इसलिए हमें इस सैंडी मिट्टी में बार बार इरीगेशन करनी पड़ती है, मतलब बार बार पानी देना पड़ता है, बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्ले, जो क्ले सॉइल होती है, मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है उसको लेस फ्रीक्वेंसी इरीगेशन ड्यू टू गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो क्ले मिट्टी होती है इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो इसको इस जो क्ले मिट्टी के अंदर अगर हम किसी फसल को उगाते हैं तो उसके अंदर हमें कम इरीगेशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसके अंदर हमें कम सिंचाई करनी पड़ेगी, कम पानी देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो था सोइल बेस की, हम सोइल के बेस पे कैसे देते हैं कि अगर मिट्टी क्ले हो तो उसमें कितना पानी देते हैं, अगर मिट्टी सैंडी हो तो उसमें कैसे पानी देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीजन बेस्ड इरीगेशन।
पहला हमने पढ़ा था कि जो क्रॉप के बेस पे कैसे देते हैं, कि जो क्रॉप है जैसे कि क्रॉप मतलब किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसी को कम की ज़रूरत होती है। दूसरा हमने सॉइल के बेस पे बोला कि जो क्ले सॉइल होती है उसको कम, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है, इसको कम इरिगेशन चाहिए होता है। सैंडी जो होती है उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेस होती है, उसको ज़्यादा वाटर चाहिए। तीसरा हम पढ़ेंगे कि सीजन बेस्ड इरीगेशन, की सीजन के बेस के ऊपर हम इरीगेशन कैसे करते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स इंक्रीज इन समर। जो समर की फसलें होते हैं उनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल लीव्स, जो इवेपोरेशन का रेट होता है वाटर का सॉइल्स के अंदर से वाटर जो लीव्स तक प्लांट्स तक पहुंचता है, उसका जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। समर के अंदर क्या होता है कि सर्दियों में कि गर्मियों में अंदर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो जो प्लांट्स हैं उसकी जो लीव्स है उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और जो इनका जो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो एकदम से बढ़ जाता है, तो उनको 10 से ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है। और जैसे विंटर की जो फसलें हैं, जैसे हम विंटर में फसलें उगाते हैं, उनको जो इवेपोरेशन रेट है उनका विंटर में, जैसे कि सर्दियों में तो ओस भी पड़ती है, धुंध भी पड़ती है, तो इवेपोरेशन है वो प्लांट्स के अंदर होता रहता है। उन धीरे धीरे वो जो प्रोसेस उनमें चलती रहती है। जो ओस पड़ती है, जो धुंध वगैरह, ओस से भी मतलब ओस भी तो उसमें भी तो पानी की बूंदें ही होती है ना, तो उससे भी प्लांट को जो है वो पानी मिल जाता है, तो उसकी जो इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम रहती है। तो विंटर की जो फसलें हैं उनको पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है, और जो समर की है उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। जो इरिगेशन है उसके सोर्स स्रोत कैसे, कि हम सिंचाई को किस तरह से कर सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, द ट्यूबवेल्स, पहले के टाइम में जैसे कि पोन्ड्स थी, लेक्स थे, ट्यूबवेल्स थे, और रिवर्स थी, कैनाल्स मतलब कि नहर वगैरह थी, छोटे तालाब थे, और रिवर्स वगैरह थी, उनके माध्यम से जो हम प्लांट्स के अंदर है सिंचाई कर सकते थे। अब ट्रेडिशनल मेथड्स है, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन द फील्ड डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। देखो जो ट्रेडिशनल मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे, जैसे कि बफेलो या फिर जो बुल्क होता था, मतलब जो बैल का इनका यूज करके या ह्यूमन लेबर थी, मतलब कि जो हम ह्यूमन बींग्स की काम करके जो हम लेबर की तरह काम करते थे, और उनका यूज करके जो हम कुएं से पानी निकाल के अपनी फसलों को पानी देते थे। ठीक है, जैसे कि एक था आप अपनी बुक में भी देख सकते हो जो दे रखा है, एक था मोट पुली सिस्टम था, एक जो आपकी बुक में है पेज नंबर 12 पे पहला ए है। पुली सिस्टम में क्या होता था कि जो किसान था वो मतलब कि पुली की सहायता से जिससे जो ट्यूबवेल्स मतलब कुएं के अंदर पुली बांध के उस पर रस्सी लगा के जो पानी खींच के फिर फसलों को पानी दिया करते थे। दूसरा सिस्टम था चेन पंप। चेन पंप में क्या करते थे कि वो जैसे कि कोई भी वो पुली लगा, चेन के बाल्टी वगैरह उसको लेके उसमें चेन लगा के जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, पहले लोग पुली सिस्टम, चेन सिस्टम का, पंप के, डेकली, रैट, इनका यूज करके इरिगेशन करते थे। और डेकली में मतलब जैसे बच्चों का छोटा झूला नहीं होता झूलने वाला, कि जब एक साइड हम बैठते हैं, एक साइड दोनों तरफ दो बच्चे बैठते हैं, जब एक बच्चा नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आ जाता है, तो ऊपर वाला जब नीचे जाता है तो वो ऊपर आ जाता है। ये जो ऐसे जो इस झूले की तरह मतलब ढेकली का यूज़ करते थे कि कोई भी लकड़ी काली की या लोहे की लेके
उसको बांध के उसको किसी भी मतलब कि कोई भी जैसे कि कोई भी लोहे का पंप वगैरह कुछ भी लगा ले, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ के और उसके बांध के उसको जो लकड़ी हम लेते थे उसके एक तरफ बहुत सारा वजन लटका देते हैं। जैसे कि ऐसे हो गया, वो एक तरफ वजन लटका दिया, ठीक है, किसी पेड़ से बांध दिया, तो इसको कुएं के अंदर कर दिया। तो जब ये वाला नीचे है तो इसको हम कुएं के अंदर डालेंगे, तो जो फिर किसान है कोई भी जो पानी निकालेगा ना, इसको एकदम से ऊपर उठा देगा। ये इसको जब ऊपर उठाएगा तो ये नीचे चले जाएगी कुएं के अंदर, इसमें पानी भर जाएगा। फिर जब इसमें पानी भर जाएगा तो वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा ना, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ जाएगी। और वो पानी जिस भी बाल्टी वगैरह में हम भरते हैं, वो किसान उसको निकाल के और अपनी सिंचाई करता है, अपने पौधों में या प्लांट्स के अंदर देता है, ठीक है। ये आप अपनी बुक में जो 3rd डायग्राम है उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद 4th है रैट है। रैट के अंदर मतलब कि कोई भी पशु, जैसे कि कोई भी बैल या पशु को बांध के और कुएं के चारों तरफ एक चक्री सी लगाते थे, मतलब जो वो पशु है चारों तरफ घूमेगा उसके अपने, तो वो जो चकली है वो गोल गोल घूमेगी और कुएं के अंदर से पानी निकालती थी। ये रैट सिस्टम के अंदर होता था। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड था ना, ये बहुत ज़्यादा चीप था। ये ट्रेडिशनल मेथड एक है, बहुत ज़्यादा चीप था एंड लेस एफिशिएंट था, बहुत ज़्यादा चीप और लेस एफिशिएंट था, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। एक तो पानी के निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और दूसरा पानी को हम मतलब कि एक इंसान कितना पानी निकाल सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। जो फसल है उसमें इरिगेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती थी, और इसमें जो मेहनत और टाइम है उसकी बहुत ज़्यादा खपत होती थी। उसके बाद एक आता है मॉडर्न मेथड, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स। उसमें पहला है स्प्रिंग। मॉडर्न मेथड के अंदर एक है ड्रिप सिस्टम। एक स्प्रिंकलर सिस्टम। तो जो हमारा ड्रिप सिस्टम है उसमें क्या था, इन दिस सिस्टम होल्स इन ए पाइप, जैसे कि कोई भी हम फसल उगाते हैं तो उसके अंदर इस तरह से हम पाइप बिछा देते हैं, और जैसे कि यहाँ प्लांट्स हैं तो जहाँ पे प्लांट्स है उस पाइप में हम वहाँ छेद कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब पूरी जितनी भी फसल हम उगाते हैं, जैसे कि फसल कोई भी उगाते हैं वो तो मतलब इंटरवल्स रेगुलर इंटरवल में होती है, मतलब जैसे एक लाइन में हो गया उसके बाद थोड़ा गैप छोड़ के एक लाइन में इस तरह से फसल लगाते हैं। तो जो किसान है वो इस तरह पाइप्स को बिछा देते थे, पाइप्स को बिछा के, और जहाँ जब हमारा जो पौधा है, जो प्लांट है क्रॉप का, वो ग्रो कर रहा है, उग रहा है, वहाँ पे हम उस पाइप में होल कर देते हैं। ये था ड्रिप सिस्टम, मतलब कि ड्रॉप टू ड्रॉप पानी देना क्रॉप्स के अंदर। तो इससे जहाँ प्लांट है वहाँ हम छेद करेंगे तो होल से उस प्लांट के पास पानी चला जाएगा। मतलब ये जो सिस्टम था, वाटर टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट ए पोजीशन ऑफ द रूट्स, मतलब ये जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, जिस जगह पे प्लांट है उसकी रूट्स के अंदर पानी जाएगा। बाकी जो इस सिस्टम में क्या है कि जो वेस्टेज जो पानी वो नहीं होती, और जिस जगह पे पानी की कमी होती है, जिन एरियाज़ में मतलब कि ट्यूबवेल्स की और पानी की ज़्यादा कमी होती है, उस जगह के लिए ये जो सिस्टम है वो बेस्ट सिस्टम है। वाटर इज़ नॉट वेस्ट एट ऑल दिस सिस्टम ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू एवापोरेशन। इस सिस्टम के अंदर वाटर वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, मतलब जितनी प्लांट को ज़रूरत होती है वहाँ प्लांट को पानी मिल जाता है। एंड इट इज़ बोन इन रीजन्स वेयर लेस वाटर इज अवेलेबल, दिस मेथड इज़ गुड फॉर वाटरिंग। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेथड है जिस जगह पे पानी की कमी होती है उसके लिए बेस्ट है। या फिर जब हम गार्डन्स है या फिर जो हमारे गार्डन्स हैं, ट्रीज है, प्लांट्स है, हमें उनमें पानी देना होता है, तो वहाँ में जब हम पौधे उगाते हैं तो गार्डन है फ्रूट्स के वगैरह के, वेजिटेबल्स के, तो उस जगह भी ये सिस्टम परफेक्ट है, ताकि जहाँ हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है भाई उस जगह को पानी दे दे, बाकी जो जगह बचती है उसमें वेस्टेज ऑफ पानी नहीं होगा, मतलब कि वाटर की वेस्टेज नहीं होगी। तो ये था ड्रिप सिस्टम, जिसमें ड्रॉप टू ड्रॉप हम प्लांट्स के अंदर पानी देते हैं, ड्रॉप टू ड्रॉप इरीगेशन करते हैं। उसके बाद दूसरा था स्प्रिंकलर सिस्टम।
ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर मतलब आज के टाइम में हम इरिगेशन कैसे करते हैं, स्प्रिंकलर की सहायता, स्प्रिंकल्स की सहायता मतलब जो फवारे होते हैं उनकी हेल्प से करते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम वाटर इज स्प्रेड ऑन दिस प्लांट यूजिंग स्प्रिंकल्स। कोई भी पाइप होती है, आप सबने अपने घरों में भी तो देखा ही होगा, तो जैसे कि ये कोई भी पंप लाइन है, उसमें इस तरह से जगह जगह पे मतलब जो लाइन होती है उस पे ये लाइन मतलब स्प्रिंकल्स, जो पाइप जाती है, पाइप में स्प्रिंकल्स लगे हुए होते हैं रेगुलर इंटरवल के साथ। एक पाइप में दो होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड होते हैं। दिस परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। तो ये जो पाइप है इसमें ये इनको हम बोलते हैं नोजल्स। एक थोड़ी यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, रोटेटिंग होती है। मतलब जब पंप के अंदर पानी आएगा और जब हम इसको शुरू करेंगे तो रोटेटिंग नोजल्स, मतलब कि ये जो नोजल्स है, ये जो कोई भी हम फसल उगाते हैं क्रॉप, उसमें चारों तरफ पानी देती है। दिस द स्प्रिंकलर आर जॉइन टू द मेन। तो ये जो स्प्रिंकल्स मतलब रोटेटिंग मोशन होता है इनका, गोल गोल घूमती है। तो ये जो स्प्रिंकल सिस्टम है ना, ये खेत में इस तरह से पानी देते हैं जैसे कि बारिश हो रही हो, बरसात की तरह पानी देते हैं पूरे खेत में। और क्या करते हैं, हम कोई भी फसल उगाते हैं तो हमें कोई भी खेत है उसमें एक छोटा सा एरिया लेके पहले उसमें पाइप लाइन लगाते हैं, फिर उसमें दूसरे में मतलब टाइम के साथ, टाइम इंटरवल के साथ लगाते हैं। तो इससे क्या है, एक तो मतलब बारिश की तरह फसल को पानी मिल जाता है, जो पूरा खेत होता है उसको पानी मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है उसका टाइम बचता है, उसकी जो लेबर, उसकी जो मेहनत है वो बच जाती है, टाइम की खपत हो जाती है इसमें, ठीक है। और इसको हम लांस में जो बड़ी क्रॉप्स होती है, कॉफ़ी का प्लांटेशन करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। देखो, ड्यूरिंग इरीगेशन इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर प्रॉपर अवेलेबल। जब हम इरीगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो क्रॉप, जो फसल हमने उगाई है उसके अंदर प्रॉपर इरीगेशन हो, सही मात्रा में, प्रॉपर वे में उसको उसकी प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप की, उसके और जो प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें उसको सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी देना होता है। लेकिन अगर हम फसल को बहुत ज़्यादा पानी देते तो वो भी फसल के लिए मतलब नुकसान, वो फसल को नुकसान कर सकता है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें, मतलब जो मिट्टी है, सॉइल के अंदर जो एयर गैप्स होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं, और जो प्लांट्स की रूट्स होती है उनको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती। अगर वो एयर नहीं मिलेगी तो उनके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए हमें जो पानी है, इरिगेशन है, वो भी फसलों के अंदर एक टाइम इंटरवल के साथ करनी चाहिए, ताकि फसलों को जो सोइल है उसको भी थोड़ा टाइम मिले, उसके अंदर जो एयर गैप्स है वो उनको भी टाइम मिले, ताकि उनके अंदर एयर जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन भी फसलों के लिए नुकसानदेह होता है। हमें सिर्फ एक टाइम इंटरवल के साथ सही हिसाब से ही फसलों के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर पानी देना चाहिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे तो ये क्या करेगा कि जो अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसको भी अफेक्ट करेगा। प्लांट्स के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छे से नहीं होगा। इसलिए जो इरिगेशन है, सिंचाई है, वो हमें एक टाइम इंटरवल के साथ ही करनी चाहिए। ये था हमारा इरिगेशन, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन।